आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब आपने क्या भर दिया बच्चों के मन में, कौन सी घुट्टी पिला दी है कि इतना प्यार करते हैं? ये रहता है कि बस ना कोई मैं मंत्री हूँ, ना कोई मैं नेता हूँ, ना कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के अंदर में जो एक दीवानगी मुझे देखने को मिलती है वो मीटअप्स में वो कहीं शनि का साढ़े साथी तो नहीं है, कहीं राहु केतु का ऐसे कुछ प्रकोप तो नहीं है? चाहे आप अपने काम में कितने भी ज़्यादा बिजी क्यों नहीं है, लेकिन आपको परिवार को भी वक्त देना पड़ेगा। आज यकीन मानिए जब मैं बिहार में जाता हूँ तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, गांव-गांव तक सड़कें पहुँची हैं, बिजली पहुँची हैं। मेरा वही गांव था जहाँ पर 1 घंटे के लिए बिजली आती थी और आज वही गांव है जहाँ 1 घंटे के लिए भी पावर कट नहीं होता है, सारा टाइम बिजली रहता है। बिहार में युवा नेता तेजस्वी यादव है कि जिन-जिन पार्टियों में सामने से मतभेद हुआ है, उनका पलायन या टूटना तय रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी को आप देखो, चाहे आप यूपी में अखिलेश यादव की देखो जब वो और शिवपाल जी अलग हुए थे, और प्रशांत किशोर जी की बात करेंगे, असली बाजीगर वही हैं। हार करके भी जीतने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो प्रशांत किशोर हैं। दूसरे प्रोटेस्ट में क्योंकि आदित्य रंजन ने लीड किया तो प्रोटेस्ट बिगड़ गया। एक प्रोटेस्ट बता दीजिए जहाँ पर जीत मिली और बड़े लेवल पर मिली, तो क्या हर जगह आदित्य रंजन ही मौजूद थे? एटलीस्ट इस बार के प्रोटेस्ट में बातचीत तो हुई मिनिस्टर के साथ। अभी भी वक्त कहाँ बिगड़ा है, तो ये प्रोटेस्ट का कारण है। हाँ, मानता हूँ नीतियों में कुछ चूक हो गई है, मेरे से भी हो गई है, औरों से भी हो गई है। ठीक है, आपने अभिनय सर को सॉल्वर कह दिया, इज इट गुड? ये जब गाड़ी तेज चलती है तो धूल उड़ती है। देखिए वही बच्चे जो आपको भाई भाई कह रहे हैं वो आपको ट्रोल कर रहे हैं। आप इंस्पेक्टर नहीं हो, कई बच्चों ने तो कमेंट में लिख दिया वर्दी चोर हो, काफ़ी सारी बातें अलग अलग बच्चों कहते हैं। मैं देख करके ऐसे मुस्कुराता हूँ कि यार तुम बोल भी क्या रहे हो, पता भी है। ठीक है, तो अगर वर्दी पहन करके हम किसी का चालान काट दें, हम किसी को धमकाएं, किसी को कुछ कहें वहाँ पर, तो वो दुरुपयोग है। सीपीओ टॉपर स्कैम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, डील क्या हुई थी? और सिलेक्शन कोई डील नहीं है, सिलेक्शन एक इमोशन है, एक कमाई है, एक मेहनत है, जिसको कोई भी व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता। कि आप जिस टॉपर को लेकर क्लेम कर रहे हैं उस पे हक इंग्लिश का होना चाहिए था, मैथ्स तो है ही नहीं। कोई स्टूडेंट अगर ये कह रहा है कि सर इस पेपर में जो मैथ्स मैंने पढ़ाई की है वो मैंने आपसे पढ़ाई की है, तो इसमें गलत क्या है? तो आपके भाई लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछा है और मेरा ये हक है कि मैं उन सवालों को आप तक पहुंचाऊं और आपको उनका जवाब देना है, क्योंकि आपके भाई लोग हैं तो आपको जवाब स्किप नहीं करना है, सबका जवाब देना है। बहुत शानदार, दरोगा फैक्ट्री। टीचर्स ऑन रिकॉर्ड में आज इस वक्त हमारे साथ वो टीचर मौजूद है जिनके मैथ्स की क्लास के बाद जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका डर नहीं बढ़ता बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैथ्स के बहुत ही फेमस टीचर, वायरल टीचर आप कह सकते हैं, फेमस एजुकेटर आदित्य रंजन सर, बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू। सर इस सीरीज़ में ना हमने बहुत सारे जो फेमस टीचर उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक नाम मुझे कॉमन मिला, वो था आदित्य रंजन सर का। बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि आदित्य रंजन सर को बुलाओ, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि मतलब आपने क्या भर दिया बच्चों के मन में, कौन सी घुट्टी पिला दी है कि इतना प्यार करते हैं आपसे? कोई घुट्टी नहीं पिलाई है, ये एक कनेक्टिविटी है, चाहे वो सब्जेक्ट के माध्यम से हो या इमोशंस के माध्यम से हो, जो दोनों को कनेक्ट करता है। और ऐसा लगता है वहाँ पर कि जब सभी हैं तो हमारे अपने भाई क्यों नहीं हैं, बस यही बात होती है। मतलब ये भाई टाइप वाला कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा है, ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है छात्रों के साथ। टीचर बोल के बच्चों को पढ़ाओगे ना तो वो हमेशा दायरे में रहेगा। भाई बन करके पढ़ाओ तो शायद वो बेहिचक अपने सवालों को पूछ पाएगा और बेहिचक आप उनको अपनी चीज़ों को बता पाओगे। तो मुझे लगता है कि भाई बन करके पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है, और आज के नए जनरेशन के हिसाब से यही इफेक्टिव टीचिंग है। तो आपको क्या लगता है आदित्य रंजन सर के अंदर क्या खासियत है? खुद को आपने जब महसूस किया, खुद के ऊपर जब आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्वेशन आपका क्या कहता है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को गणित नहीं भी आता और वहाँ पर मैं उसको सिखा देता हूँ, और ना सिर्फ मैं सिखा पाता हूँ बल्कि सिर्फ गणित में एक होता है सिखाना, बल्कि उसको ज़ीरो से लेकर के हीरो लेवल तक हम पहुँचा पाते हैं। शायद ये चीज़ मुझे अपने आप में खास बनाती है। हाल ही में आपका मीटअप हुआ था बिहार में, हम्म। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? वो आपने देखा ही है वीडियो में। ये रहता है कि बस ना कोई मैं मंत्री हूँ, ना कोई मैं नेता हूँ, ना कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के अंदर में जो एक दीवानगी मुझे देखने को मिलती है वो मीटअप्स में, वो एक हुजूम होता है, वो उनके मन में एक आशा होती है, इमोशंस होता है, सवाल होते हैं। ठीक है, जब वो देखते हैं मीटअप में तो लगता है कि यार ये चीज़ है जो हमने कमाई है लाइफ में। वो सारी चीज़ें अलग साइड हो जाती हैं, ये चाहिए, यही प्यार कमाना है। हमने आदित्य रंजन सर को मीटअप के दौरान ऐसी बहुत सारी तस्वीर देखी जिसमें गमछा बांधते हुए नजर आए, तो मैं जानना चाहती हूँ गमछा से कुछ लगाव है, कुछ प्यार है अलग से? ये बच्चों का लगाव है। असल में आप ऐसे जानिए कि जब आप झारखंड जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में आप बोले ना बोले, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक के अंदर से जोहार झारखंड आना निकलना शुरू होता है। और ये मैंने आप मोदी जी को भी देखेंगे, जाएंगे तो पहला लाइन ही होगा जोहार झारखंड। आप अगर जगन्नाथपुरी में जाइए तो वहाँ का जो कैप है या एक तरीके से गमछा है वो आप वहाँ पहनते हैं। आप हिमाचल जाते हैं, हिमाचली कैप अलग होता है, पहनते हैं।
तो बच्चों के बीच में जब आप उनके शहर में, उनके डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाते हो ना, तो उनका ये होता है कि हम ये सम्मान दे रहे हैं आपको, आप इसको पहनिए, ठीक है, और आप हमारे बीच के हैं तो ये आदर है हमारा। तो जब तक वो नहीं पहने उनको लगता है नहीं नहीं आप तो हमारे वाले नहीं हो, पहनने के बाद लगता है आप ठीक लग रहे हो। सर, नए साल में हमने प्रवेश कर लिया है और 2026 कहा जा रहा है कि सबके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे जो बिलीव करते हैं, वो सर्च करके देख रहे हैं कहीं शनि का साढ़े साथी तो नहीं है, कहीं राहु केतु का ऐसे कुछ प्रकोप तो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपने, मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा। आपको लगता है कि 2026 आदित्य रंजन के लिए बहुत बड़ा साल होगा? मैम देखो, ये मेहनत और मेरी किस्मत और भगवान का आशीर्वाद है, ये सभी चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करके मैं मेहनत करना छोड़ दूँ तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं मेहनत करूँ और मेरी किस्मत में वो चीज़ लिखी भी ना हो तब भी कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों चले और माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद न रहे तब भी कुछ संभव नहीं है। तो मैं तीनों को बहुत बेहतर तरीके से मान के एक सामंजस्य बिठा के चलता हूँ। बाकी गीता की वो लाइन है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो बस उसी राह पर चल रहे हैं। 2025 से आपने क्या सीखा है? 2025 से एक मेरे लिए काफ़ी सबक भी रहा। सबक इस तरीके से रहा वहाँ पर कि किसी चीज़ को आपको और थोड़ी गंभीरता के साथ में लेकर के जाना चाहिए। साथ में सबक ये भी रहा कि परीक्षाओं की हो रही अलग-अलग दिक्कतें, उसको आपको टैकल करने के तरीके थोड़े से बदलने चाहिए। सबक ये भी रहा कि जो पेपर आए हैं, जैसे एसएससी ने अपने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए वहाँ पर, ठीक है, उनको हमें लगता है कि थोड़ा और बेहतर से पढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सबक मैंने लिया। ये लिया कि काफ़ी वक्त परिवार में नहीं देने के बाद थोड़ी-सी नाराज़गियाँ उनकी बढ़ गईं और मेरी माताजी की तबीयत भी वहाँ पर ख़राब हो गई। तो एक सबक ये भी लिया कि चाहे आप अपने काम में कितने भी ज़्यादा बिज़ी क्यों नहीं हैं, लेकिन आपको परिवार को भी वक्त देना पड़ेगा। तो मिक्स्ड वाइब रहे हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर चीज़। कोई ऐसी गलती जिससे आपने सीखी हो आप? गलतियाँ बहुत हुई हैं, 24 में भी हैं, 25 में भी हैं, आज भी होता है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, ठीक है, लेकिन उसको सुधारना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। आप देख कर के भी नहीं सुधार रहे हैं तो आपकी गलती है, ठीक है। तो मैंने गलतियाँ की, पब्लिकेशंस में गलती की, बुक बनाते वक्त में गलती की, पढ़ाते वक्त में काफ़ी चीज़ें रहीं, लेकिन उसके बाद हर एक गलती पर हम अपना काम करते चले गए। अच्छा, हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं, पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सबके ओपिनियन जानने बहुत ज़रूरी होते हैं और खासकर आप लोग टीचर जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। आप लोगों ने अपने ऑनलाइन क्लास में कुछ भी बोला होता है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है ये इवन आप भी नहीं जानते, कितने लोगों तक वो बातें पहुँच रही होती हैं। बिहार में चुनाव हुए हैं, चुनाव में प्रचंड जीत हुई, एनडीए की जीत, 202 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हो पाई। इस पूरे इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं, जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में एट द एंड में जनता जनार्दन है। मुझे लगता है यहाँ पर कि असली पावर उन्हीं के हाथ में है और उनका मन भी ऐसा होता है कि वो टाइम टू टाइम स्विंग होते रहता है। आप अगर देखेंगे तो कई ऐसे वोटर्स हैं जो बूथिंग पॉइंट तक जा करके ये सोचते हैं कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, और वहाँ पर जाने के बाद में पता नहीं मूड स्विंग क्या होता है कि वो बदल जाते हैं और फिर वो किसी और को वोट करते हैं। तो इसको स्टडी कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। आप अगर देखेंगे, प्रशांत किशोर एक सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट थे जो प्रेडिक्ट कर देते थे कि ये पार्टी जीतेगी तो जीतेगी, ये हारेगी तो हारेगी, और जब वो खुद मैदान में उतरे वहाँ पर तो उन्होंने कहा भी था या तो अक्ष या फिर शख्स, ठीक है, और ये उनकी बात साबित हुई क्योंकि वो बेहतर जानते थे। और जीत की रही बात, जो मैं एनडीए की जीत देखता हूँ वहाँ पर, तो देखिए एनडीए की एक तो खास बात है, देखिए हर सरकार में या हर पार्टी की कुछ खास बातें भी होती हैं और कुछ वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आपने जीत की बात की तो जीत खास वजह से ही हो पाएगी, और वो ये है कि बीजेपी मेहनती बहुत है, वो मेहनत करना जानती है, वो लोगों को कनेक्ट करना जानती है, उसका एक एक कार्यकर्ता बूथ एंड लेवल तक वो मेहनत करता है। और कमियां भी हैं जिसको लेकर के, जैसे वो रोजगार में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में बिलीव नहीं करते हैं, वैकेंसीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो जिसको लेकर के एक युवा वर्ग नाराज़ भी। ये आपको क्यों लगता है ये कि बीजेपी रोजगार प्लानिंग पे काम नहीं करती? नहीं, मॉडल है उनके सारे बिजनेस वाले हैं। आप देखो तो वो हो सकता है वो सही हो उस पॉइंट पे, लेकिन बिजनेस मॉडल ज़्यादा वो ओरिएंटेड है रादर देन गवर्नमेंट जॉब्स। ये पिछले कुछ समय से हम लोग 2014 से देखते हैं। ठीक है, जेडीयू को कैसा देखते हैं? नीतीश कुमार एज अ पॉलिटिशियन कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार के अगर अंत के सिर्फ काम को आप देखेंगे कि वो 10,000 वाला फैक्टर है जो जिन्होंने चुनाव को जिता दिया, तो ऐसा मैं मानता हूँ कि ठीक है, हो सकता है, लेकिन अकेला वो कारण नहीं हो सकता। उसके पहले भी मैं बिहार से आता हूँ और आज यकीन मानिए जब मैं बिहार में जाता हूँ तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, गांव-गांव तक सड़कें पहुँची हैं, बिजली पहुँची हैं। मेरा वही गांव था जहाँ पर 1 घंटे के लिए बिजली आती थी, और आज वही गांव है जहाँ 1 घंटे के लिए भी पावर कट नहीं होता है, सारा टाइम बिजली रहता है। गांव-गांव में भी मीटर में अब रिचार्ज सिस्टम लग रखा है कि तुम पैसा डालोगे तो तुम्हारे घर में बिजली आएगी। इसके अलावा नॉर्मल हर 10 या 15 परिवार के बीच में एक व्यक्ति मुझे कोई ऐसा मिल जाता है जो कहीं ना कहीं संविधा पर कोई काम कर रहा होगा,
और ये संविधा लाने वाले बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी ही हैं। और ये संविधा कहना बहुत आसान है, अच्छा ठीक है सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट ही तो है, क्या हो जाएगा। लेकिन आप मानिए अगर किसी परिवार में महीने के 15,000 रुपये भी कोई कर्मचारी कोई व्यक्ति लेकर के आ रहा है और वो पूरा परिवार का लालन पालन हो रहा है। पहले वो व्यक्ति क्या करता था, खेती करता था, और जब सीजन नहीं होता था तो घर पे बैठेगा रोटी तोड़ेगा। आज वो खेती भी कर रहा है और खेती के साथ साथ अपनी नौकरी भी कर रहा है, खेती का पैसा सेविंग बन रहा है, नौकरी के पैसे से घर चल रहा है, इससे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, सिविक सेंस भी बेहतर हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा ये कारण है कि जब आप उस सरकार की नीतियों के साथ में जोड़ करके अपने आप को बेहतर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है भावनाएं उत्पन्न होगी। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कारण एक प्रशासन है। मैं प्रशासन को बहुत मानता हूं, और आप ये जानो बिहार में जो पहले एक था जंगल राज और बाकी सारी चीज़ें, वो थोड़ी सी हटी भी हैं, और वो नीतीश कुमार जी के आने के कारण हुआ है। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं कहीं पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, किसी ने चलते रहा किसी को गोली मार दिया, तो वो हर राज्य में कहीं पर है, बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें पहले के मुकाबले अब में, तो ये कुछ सुधार हैं जो नीतीश सरकार ने किया। अच्छा, आप युवा हैं और बिहार में युवा नेता तेजस्वी यादव हैं, पढ़ाई लिखा दवाई सिंचाई की बात कर रहे थे, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ करते हैं, वो एडुकेशन लाते, वो पलायन रोकते। प्रशांत भी यही बात कर रहे थे, जनता ने क्यों नकार दिया उनको? देखिए, दोनों के अलग अलग फैक्टर हैं। तेजस्वी का जो है ना वो बहुत मेहनती हैं और उनके लिए लोगों की भावनाएं जुड़ी तो हैं, लेकिन कई बार उनका पास्ट उनके ऊपर में हावी पड़ जाता है। बीजेपी इसी बात को भुनाती है, लोगों के बीच में जा करके वो जंगल राज याद दिलाती है, और जब वो याद दिलाती है तो लोग उसकी कल्पना में खो जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। दूसरा, आपसी मतभेद, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे और भी पार्टियों में मतभेद होते हैं, लेकिन कभी भी आप देखोगे तो बाकी जो जैसे बीजेपी है उसके मतभेद सामने नहीं दिखते हैं, पीछे होते हैं। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि जिन जिन पार्टियों में सामने से मतभेद हुआ है उनका पलायन या टूटना तय रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी को आप देखो, चाहे आप यूपी में अखिलेश यादव की देखो, जब वो और शिवपाल जी अलग हुए थे, तो वो जनता के बीच में एक अविश्वास लेकर के चला जाता है, जिससे वहाँ पर पार्टी का विखंडन तय है और उसकी हार तय है। और प्रशांत किशोर जी की बात करेंगे, असली बाजीगर वही हैं। हार करके भी जीतने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, तो जीत नहीं पाए, वो थोड़ा सा मिस हुआ। वो वही बात है कि जिन मुद्दों की वो बात कर रहे थे, चाहे वो शिक्षा था, चाहे वो पलायन था, चाहे वो बेरोजगारी थी, उस मुद्दों को सभी लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में डाला और उसके ऊपर में उन्होंने बात की। तो बिहार की जीत इस तरीके से हुई, जो बिहार पहले सिर्फ जाति के नाम पर वोट करता था, अब उसके जुबान पे और मन में ये चीज़ें आ रही थी, और डालने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर थे। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत के जो एजेंडे में शामिल था उसी को बाकी पार्टियों ने भुनाया था, और उन्होंने कहा भी कि हम इसके ऊपर में काम करेंगे, हम इसके ऊपर में देंगे। और प्रशांत किशोर जी की थोड़ी सी जीत नहीं पाई। मेरा पर्सनल मानना है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। मतलब लोगों ने कुछ इस तरीके से भी देखा कि जब सेनापति ही युद्ध में नहीं है तो बाकी प्यादे क्या करेंगे। तो मीडिया भी, मैं देखता हूँ, मैं न्यूज़ 100 देखते रहता हूँ। शुरू में क्या होता है कि टॉप 100 में नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे प्रशांत किशोर की न्यूज़ चलाई जा रही थी। जिस दिन से उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो 30वें नंबर पे उनकी न्यूज़ चल रही है। तो वो लोगों के अंदर में थोड़ा सा, मेरा पर्सनल एनालिटिक्स ये है कि उनको लड़ना चाहिए था। वो जीतते हारते वो एक अलग बात है, चाहे जिस भी क्षेत्र से होता है। हालांकि वो बेहतर समझदार व्यक्ति हैं और इसकी समझ अच्छी रखते हैं, तो जो भी डिसीजन लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। खेसारी लाल यादव भी छपरा से चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। इनका मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं किया, तो इनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। उनके गाने सुनते हैं आप? नहीं, मैं भोजपुरी गाने नहीं सुनता। भोजपुरी में 1-2 पसंद है जिसका जिक्र हुआ है, लेकिन मैं ऐसे नहीं सुनता। ठीक है सर, 2025 का एक सबसे बड़ा और टर्निंग पॉइंट मैं कह सकती हूँ कई सारे टीचर्स के लिए नेगेटिव भी रहा। एसएससी प्रोटेस्ट का पूरा ठिकरा आपके ऊपर फोड़ दिया गया। नीतू मैम ने ये कहा कि जब पहले फेज में प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें हमने डीओपी मिनिस्टर से बात की थी, तो बातचीत जो है वो सफलतापूर्वक रही, मतलब हमने जीत हासिल की, बातचीत हो पाई, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरे प्रोटेस्ट में क्योंकि आदित्य रंजन ने लीड किया तो प्रोटेस्ट बिगड़ गया। भारत में आए दिन, मतलब अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चलते रहता है। पूरे साल 2024 में उठाइए, 2025 में उठाइए, न जाने कहाँ कहाँ पर कितनी जगह पर प्रोटेस्ट हुआ है और सरकार की कई नीतियों के विपक्ष हुआ है। आप मुझे किसान आंदोलन के अलावा एक प्रोटेस्ट बता दीजिए जहाँ पर जीत मिली हो और बड़े लेवल पर मिली हो। तो क्या हर जगह आदित्य रंजन ही मौजूद थे? सरकार की तो कई नीतियां हैं। बिहार में आप यहाँ पर देखो, बीपीएससी के आंदोलन को सर जो है वो खान सर ने, रहमान सर ने, रहमानसू सर, सब लोग हुए थे, सब ने मिलकर के वहाँ पर लड़ाई की। वहाँ पर क्या, वहाँ बच्चों के ऊपर एफआईआर नहीं हुए। अभी खान सर की मैंने एक वीडियो देखी जहाँ वो बता रहे थे कि कैसे पुलिस उनको जब अरेस्ट करने आई है तो वो गाड़ी मोबाइल सब छोड़ करके वो कैसे निकले। तो आप ये बताओ, क्या वहाँ पर जो भी हो गया उसका ठीकरा आप फोड़ दोगे? नहीं, तो उनके पास तर्क है। वो कह रही है कि 2013 में जब प्रोटेस्ट का समर्थन उन्होंने किया था तो उसमें फलसफा ये मिला कि कुछ हुआ नहीं,
उसके बाद 2017 में भी प्रोटेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। एटलीस्ट इस बार के प्रोटेस्ट में बातचीत तो हुई मिनिस्टर के तो साथ। अभी भी वक्त कहाँ बिगड़ा है? अभी तो ऐसा तो नहीं है वहां पर कि उस समय बहुत पीक टाइम था। अभी भी वक्त है। आपको लगता है कि आप सिस्टम में बदलाव लेकर के आ सकते हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं। आप मुझे बता दीजिए खड़ा कहाँ रहना है। आप ये भी बोल देंगे टेप बांध के आना, हम वो भी आ जाएंगे। आप बोल दीजिए कि नहीं आना, हम वो भी कर लेंगे। आप बच्चों को जीत दिला दीजिए। हो सकता है मेरा तरीका सही ना हो किसी व्यक्ति को लेकर के, तो आप एज अ मेंटोर बड़े भाई या छोटे भाई की तरह आप वहाँ सलाह दीजिए, बताइए वहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा है कि देखिए मैम, नीतियाँ सरकार की गलत हैं और हम आपसी विरोध कर रहे हैं, जिसका मज़ा सरकार ले लेती है और उसके बाद में वहाँ पर दिक्कत आ जाता है। मुझे लगता है इसको सुधारने की ज़रूरत है। और वहाँ जो भी हुआ, जितने भी निर्णय हुए वहाँ पर, वो सबके सहमति से हुए। राकेश सर भी मेरे साथ हैं। हम लोगों ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो कंबाइन था कि रोकना है, चलाना है, कैसे करना है। ठीक है, तो हम एक दूसरे पे आरोप लगा करके तो क्या हम नीतू मैम ने अपने आप कभी को आपको वीक कॉल करेंगे। किया और ये कहा कि स्टूडेंट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो फिर हमको प्रोटेस्ट आपस में करेंगे। बातचीत करनी चाहिए, ये प्रोटेस्ट कहा था? करेंगे किनके साथ में, आप ये बताओ। मैं तो बोल ही रहा हूँ, देखो आप है ना, समझो इस बात को कि अगर कोई पॉलिसी बच्चों को हर्ट करती है, जैसे मानो कि इससे बच्चा अगर प्रभावित हो रहा है और उसने 100 दरवाजे खटखटा लिए, वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स भी चला गया, एसएससी ऑफिस भी चला गया, पीजी पोर्टल पे ग्रीवांस भी डाल दिया, ट्विटर कैंपेन भी वो कर चुका, तो उसके पास भी लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि मैं सरकार को अपनी भावनाएं विरोध करके बता पाऊँ। और विरोध भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हाथ में लाठी भाला लेकर के नहीं कर रहे हैं। रेलवे के प्रोटेस्ट आप देखते हैं, अगजनी होती है, ट्रेन फूंक दिए जाते हैं। यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आपको चुपचाप जमीन पर बैठ करके अपनी बातें कहनी है, ताकि क्या पता ये जो सरकार जिनकी वजह से बनी है, इस युवाओं की बात को वो समझ पाए। तो ये प्रोटेस्ट का कारण है। हाँ, मानता हूँ नीतियों में कुछ चूक हो गई है, मेरे से भी हो गई है, औरों से भी हो गई है, तो मिल करके बैठ के बातें की जा सकती थी। और अगर लगता है किसी को कि कोर्ट जाने का रास्ता है, तो मैं आज उन लोगों का भी समर्थन कर रहा हूँ। पहले भी था समर्थन, मैं आज भी हूँ। जितने कोर्ट के फीस लगते हैं मैं तब भी देता था, मैं आज भी देता हूँ। बट हमारे लिए वो एक एडेड चीज़ थी कि कोर्ट का रास्ता तो हम चल ही रहे हैं, हम इस रास्ते से भी अगर जीत ले सकते हैं तो वो ले लें। बट इतनी भी आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। आपने कहा ना क्या गलतियाँ हुई हैं, तो कुछ ये समझ में आया कि हम जितने आसानी से समझते हैं कि ये करप्शन हो रहा है यहाँ पर, हम इसका विरोध करके जीत हासिल कर सकते हैं, ये थोड़ा मन का वहम होता है। इस गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने अभिनय सर को सॉल्वर कह दिया, इज इट गुड कि उनको ऐसे प्रोजेक्ट करना? आपको पता है इसका इम्पैक्ट कितना हुआ? उन्होंने भी काफ़ी कुछ कह दिया, उस बात पे मैंने भी अवश्य में काफ़ी कुछ कह दिया, और जबकि उनकी बातें भी काफ़ी ऐसी थी जो बेबुनियादी थी, जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। पर वो वक्त रहते धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर ना कह के आपसी में बात कर लो, सुलह कर लो तो बेहतर है। क्योंकि दोनों बेहतर शिक्षक हैं, पढ़ाना अच्छे से जानते हैं वहाँ पर, तो बच्चों के हित की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसी बात को लेकर के लास्ट टाइम मेरी उनसे बात भी, और ये बात मैंने काफ़ी अपने मन की जितनी बातें थी उनके आगे कही, उन्होंने जितनी बातें थी वो उन्होंने अपनी आगे बातें कही, और तब जा करके पूरा मामला शांत हुआ। तो आपने उनको सॉरी बोला उसके बाद? हाँ, दोनों की आपसे बातें हुई हैं कि जिनकी जो गलतियां रही हैं उस बात पे दोनों अपने अपने कोर्ट केस और बाकी सारी चीज़ें सबने अपनी वापस ली। उन्होंने अपनी वीडियोस प्राइवेट की, हमने की, क्योंकि पढ़ाना उद्देश्य है। टीचर का एक जो मेन उसका हथियार है वो उसका गणित है, उसका सब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर में काम करे, और जो प्लेटफॉर्म है उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए यूटिलाइज करें, आपसी मतभेद भी लिए ना करें। तो आरोप तो ये आप पे ही लगते हैं कि आप हर एक छोटी चीज़ को वीडियो बना के उसे और बड़ा कर देते हैं और उसको लपेटे में ले लेते हैं जो सीनियर टीचर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, बस इतना सा फ़र्क है, मुझे लगता है कि जब गाड़ी तेज़ चलती है तो धूल उड़ती है। फ़र्क इतना है कि चैनल एक्टिव होता है, काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो एकदम से बहुत तेज़ी में वीडियो जाती है, तो एक वीडियो भी 10 वीडियो के बराबर नज़र आती है। बाकी ऐसा नहीं कि हर छोटी चीज़ के लिए वीडियो बनाई जाती है। आप मेरे चैनल का कंटेंट देखोगे जनरली, तो अगर टीचिंग की 10 वीडियो है तो हो सकता है फालतू की इधर उधर की 1-2 वीडियोस हो, बट ऐसा कोई बात नहीं है। 2025 में आपको ट्रोल भी बहुत किया गया था, हालांकि मैं उसका बहुत जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको बहुत बड़ा बना के आपको ट्रोल किया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक ऐसा वक्त आता है जब आपको बहुत प्यार मिल रहा होता है, बच्चे भैया भैया कह रहे हैं, बच्चे अपना भाई समझ के आपसे पढ़ रहे हैं, आपको खूब प्यार दे रहे हैं। दूसरे दिन आपको समझ में आता है कि वही बच्चे जो आपको भाई भाई कह रहे हैं वो आपको ट्रोल कर रहे हैं। ये सिचुएशन क्या होता है और कैसे टैकल कर मैम अच्छा आपने है कि किया? वो ट्रोल कर रहे हैं, यकीन मानो ये मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे खुशनबी की बात है। ज़िंदगी में अगर वो इंसान जो है ना हमेशा आपके पास रहे जो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपका पतन तय है। कबीर की वो वाणी है कि निंदक नियरे रखिए और इससे आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। तो जो बच्चा मेरे को प्यार करता है उसका एक इमोशन है, और इमोशन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इमोशंस में आप प्यार करते हैं सामने वाले के लिए तो भक्त भी बनते हैं, और अगर आपको उसकी बात बुरी लगती है तो वो आपके लिए विरोध भी करता है। बट मेरे दुश्मन तो नहीं बने वहाँ पर, उनको मेरी बातें गलत लगी कि नहीं सर यहाँ पर आप गलत है, उस बात का हम विरोध करेंगे,
और वो गलती मुझे दिखी, मैंने उसके ऊपर में काम किया कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या शायद यहाँ पर मैं आदित्य गलत हूँ। रंजन सर ने वो कैप हटा दी गाड़ी से? नहीं, कैप हटाने का विरोध उन्होंने नहीं किया कि वो एक गलती है मेरी। आप इस बात को समझिए। कैप, सबसे पहली बात की आरोप ये लगा कि आप इंस्पेक्टर नहीं हो। कई बच्चों ने तो कमेंट में लिख दिया वर्दी चोर हो, काफ़ी सारी बातें अलग अलग बच्चों कहते हैं। मैं देख करके ऐसे मुस्कुराता हूँ कि यार तुम बोल भी क्या रहे हो, पता भी है। बट होता है ना कि वो बच्चे बेचारे ऐसे हैं कि उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। 2 मिनट में कोई ऐसी वीडियो शॉर्ट्स आ करके देख लेंगे, मोटिवेटेड सा कुछ भी कह दिया जाएगा। उनको वास्तविकता पता ही नहीं होती कि चुराने में, पहनने में और उसका गलत फ़ायदा उठाने में, तीनों में फ़र्क क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे नहीं, एक आपने रोड ड्यूटी चलता, ज्वाइन नहीं की है तो वो कैप हाँ, आप नहीं रख सकते हो। मैं ये पूछ रही ऐसा हूँ कि कुछ आपने भी हटा नहीं दिया। है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो व्यक्ति सेलेक्ट होता है ना, असल में उस वर्दी की अहमियत उसी को पता होती है। वो वर्दी एक इमोशन है। आज के समय अगर आप मान लीजिए डॉक्टर ही बनती हैं और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग 5-10 दिन बाद है और उसके पहले आपने अपने रूम में कोट, अपना जो एप्रॉन होता है पहन करके आप अपने आप को वहां पर देख रही हैं, तो उसमें गलती क्या है? डॉक्टर सर्विस वाले फील्ड में आता है, इसमें भी वो यूनिफॉर्म अलग में भी, अलग मैं फील्ड है। वही तो कह रहा हूँ। पुलिसिंग अलग फील्ड है आदित्य। पुलिसिंग में ऐसा होता है कि आप वर्दी पहन के, अगर आप ऑन ड्यूटी नहीं हो तो आप वो वर्दी पहन के आप जा नहीं सकते कहीं और ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते। आपने ज्वाइन नहीं, सवाल ये कि आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो कैप क्यों रखा? मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि देखिए यूनिफॉर्म अपने आप में एक इमोशन है। उस चीज़ को प्राप्त करने में मैंने 2.5 साल लगाए। मैंने बहुत मेहनत की वहाँ पर कि भाई ये जो सपना मैंने देखा है, इसको एक बार तो जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं पहन करके देखूंगा। और ना सिर्फ खुद पहनूंगा, अपने मम्मी के पापा के सर पर भी एक बार कैप पहना करके देखूंगा। ये मेरी पर्सनल इच्छा है और मुझे लगता है कि मेरी नहीं, हर बच्चे का वो एक इमोशन होता है। ऐसे तो अगर आप संविधान के हिसाब से जाएंगे तो आप अपने पिता को भी वो टोपी नहीं पहना सकते हैं। लुक सिलेक्शन के बाद में क्यों अपने माँ के सर पे टोपी रख करके फ़ोटो खींच के डालते हैं? वो एक इमोशन होता है जहाँ पर कहीं पर कानूनी तरीके से कोई गलत नहीं है। जिस चीज़ को मैंने कमाया है वो मेरी मेहनत है, जिसको सामने देख करके मैं मोटिवेट होता हूँ और उसको बच्चे मोटिवेट मानते हैं। ठीक है, तो अगर वर्दी पहन करके हम किसी का चालान काट दें, हम किसी को धमकाएं, किसी को कुछ कहें वहाँ पर, तो वो दुरुपयोग है। और ये बात बकायदा जब हमारे पास में जीएसटी कह रहे, दिल्ली पुलिस ने भी जब एक वो आया था, कुछ आरटीआई किसी बच्चे ने लगाया था, तो उसके ऊपर में हमने ये बात वहाँ स्पष्ट भी किया था कि पहन करके सड़क पर निकलना, जा करके दूसरों को कहना, डराना, वो धमकाना होता है। वो मेरी कमाई है जो मेरे सामने, जिसको देख करके मैं मोटिवेट हो रहा हूँ और आज कई बच्चे उसकी वजह से उस सपने को प्राप्त करने के लिए एक जरिया मानते हैं। तो दिक्कत क्या है? तो मतलब वो जो ट्रोलिंग हुई उससे आपने ओवरकम कोई कर लिया दिक्कत खुद नहीं से? है, मैं बहुत एक्सेप्ट करता हूँ वहाँ पर। अच्छा है, आप बोलिए सामने ताकि मैं आपके मन के डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा। बट मैं इससे कोई दुखी नहीं होता वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। दुखी वो होगा जिसको कोई गलत काम कर रहा है, मैं क्यों दुखी हूँ वहाँ पे, ये बताओ आप। आपको क्या लगता है कि जो मैथ्स के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, जो बहुत फेमस हैं, वो आदित्य रंजन पर इतना प्रहार क्यों करते हैं? और ये कम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने बात कर ली वो चीज़ें शॉर्ट हो गई, कहीं ना कहीं दिल में अभी भी घाव है। मैम मुझे लगता है कि जनरेशन गैप है थोड़ा सा। शायद हो सकता है कि सभी लोगों के बाद बाद में मैं आया हूँ, तो हो सकता है कि विचारों के थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि मतभेद हो जाते हैं। उनके काम करने के तरीके, मेरे काम करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है अभी यंग सा लड़का आया हुआ है यहाँ पे, 4 साल तो हुए नहीं इसको पढ़ाते हुए, आइडियाज़ दे रहे हैं, ये बता रहे हैं ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें कैसे सिखा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे यही लगता है कि शायद एक ये रीज़न हो सकता है जिसको लेकर के वो एडजस्टेबल ना हो पा रही हों चीज़ें। ठीक है, बट तो उसके ऊपर मैं, आपको लगता है कि आपको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा हाँ, है? बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरी थोड़ी सी गलती हो जाती है कि मैं समझा नहीं पाता हूँ सामने वाले को नहीं, कि आप मेरे, ज़्यादा समझाते हैं, नहीं आपके वीडियोस तो यही कहते हैं। मैम, 2 चीज़ें हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं जो कहना चाहता हूँ और फिर पीछे से मानो किसी और बच्चे की कोई कमेंट आ गई, तो उन्हें लगता है मैं बोल रहा हूँ कम और जो बच्चा बोल रहा है वो ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि प्रोटेस्ट जब हो रहा था, जब हम डिटेन हुए वहाँ पे, मेरी एक वीडियो आई डिटेन में कि देखो बच्चों मैं डिटेन हो चुका हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऐसे हूँ, आकर के मुझे बचाओ, ये करो, कुछ भी करो, क्योंकि वो व्यूज़ कमाने का ज़रिया है। बट वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में क्या हो जाती है कि ये इस चीज़ को खुद ही दिखा रहे हैं, जबकि मैं तो ऐसा, मैंने कुछ दिखाया भी नहीं। अब उसको लेकर के बाकी लोग ऐसे भड़क जाते हैं और बच्चे भी बेचारे थोड़े ऐसे हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो टीचर वहाँ मौजूद नहीं थे वो उनको सुनाने लगे, आप वहाँ पर क्यों नहीं, आपको जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि ये मैं करवा रहा हूँ। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि फिर वो तुरंत आ जाएंगे, ये ऐसे बन रहे हैं, वैसे बन रहे हैं, और मैं चुपचाप देख रहा हूँ आधे घंटे में दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई और मैं, पता भी नहीं है मुझे।
थोड़ी मेरी टीम की भी गलतियां हो जाती हैं, जिनको आकर के बाद में मैं उनको भी समझाता हूँ कि ये आपकी गलती थी, चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म के टीचर हैं या वो वीडियो एडिटर्स हैं या कोई भी है, कि ये आपको नहीं करना था। आपकी इस एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ये समझने की आवश्यकता है। ठीक है, सीपीओ टॉपर स्कैम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। अचानक से आप में और अभिनय सर में विवाद खड़ा होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, हालांकि बाद में वीडियो डिलीट कर लिया जाता है। डील क्या हुई थी? मैम वहाँ पर कोई डील नहीं था, वहाँ पर एक बात अंडरस्टैंडिंग की थी। मुझे लगता है कि जब काफ़ी सारे दो लोगों के बीच में गलतफ़हमियाँ बन जाती हैं ना, तो उसको बैठ कर के बात किया जाता है। और सिलेक्शन कोई डील नहीं है, सिलेक्शन एक इमोशन है, एक कमाई है, एक मेहनत है, जिसको कोई भी व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता है। जब उनके सामने सारी बातें हुई, मेरे साथ भी काफ़ी शिक्षक मौजूद थे, उनके साथ भी काफ़ी शिक्षक मौजूद थे। ऐसा नहीं था 2 लोग बंद कमरे में कोई बात कर रहे हैं। लगभग वहाँ 15-20 लोग थे जो इस बात को जानते थे कि आप दोनों अच्छे शिक्षक हैं और आप लोग जो कर रहे हैं यूट्यूब पर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सामने से मैंने फ़ोन करके कहा था कि मुझे लगता है हमें बैठ के बात करना चाहिए, इन चीज़ों को सुलझाना चाहिए और बेबुनियादी आरोप जो एक दूसरे के ऊपर में लगा रहे हैं इसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2025 में बेहतर कंटेंट और थोड़ा हम लोग डिलीवर कर पाएँ और मानसिक संतुलन थोड़ा सही करके दे पाएँ तो वो फ़ायदा है। इन आरोपों का कोई अंत नहीं है। आज कोई बात आप कहोगे, कोई बात मैं कहूँगा और मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। और वो बड़े समझदार इंसान, इस बात को वो जानते भी हैं। पहले तो काफ़ी बातें उनकी भी रही, मेरी भी रही, खूब आपस में हुआ सारी बातें, लेकिन एट द एंड में हाँ वो रियलाइज़ हुआ कि उनकी क्या गलती है और कुछ रियलाइज़ हुआ हमारी क्या गलती है। सो इसीलिए वीडियोस भी डाउन हुए और उसके बाद में हमने अपने पढ़ाने पर वापस फोकस भी किया। तो उनकी भी आपकी अब उनसे क्लासेस आ रही मुलाकात हैं। हुई थी? हाँ बिल्कुल, मिल कर के ही बात किया था वहाँ पे हमने और मिल कर के ही सारी चीज़ों का हमने समाधान निकाला। अच्छा, इस पूरे मामले पे नीतू मैम ने कहा कि मैथ्स का रोल नहीं है सीपीओ में, ज़्यादातर इंग्लिश का रोल है, लेकिन इंग्लिश के लिए कोई नहीं इतना हवा बन रहा है जितना मैथ्स वाले टीचर आपस में बना लेते हैं। ऐसा मैम देखो, हवा बनाने का क्या होता है कि वो दुनिया को लगता है कि हम हवा मसलन बना ये रहे हैं। नीतू मैम समझाने की कोशिश ये कर रही हैं कि आप जिस टॉपर को लेकर क्लेम कर रहे हैं उस पे हक इंग्लिश का होना चाहिए था, मैथ्स तो है ही नहीं। तो मैंने कब कहा कि उसने इंग्लिश भी मेरे से पढ़ा है? मैं तो अपने विषय की बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, आपके पेपर में चाहे मेरा मैथ्स 50 नंबर का है या मेरा मैथ्स 10 नंबर का है या मेरा मैथ्स 20 नंबर का है, कोई स्टूडेंट अगर ये कह रहा है कि सर इस पेपर में जो मैथ्स मैंने पढ़ाई की है वो मैंने आपसे पढ़ाई की है, तो इसमें गलत क्या है? आपका विषय है, आपसे स्टूडेंट पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि आप अपने वीडियोस को डालिए, आप अपने कम्युनिटी पोस्ट को डालिए। ठीक है, जीएस का बच्चा पढ़ता है, वो अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपनी वीडियो को क्लेम करे। आप एक बात बताओ, एक बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है और सिलेक्शन होने के बाद में दीपावली के दिन में वहाँ जहाँ परिवार को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है उनके साथ में आप रहते हैं, और उसके साथ साथ मैं इतना सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि वो बच्चा मुझे वीडियो कॉल करके ये बता पा रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके लिए मैं टीचर भी हूँ, उसके लिए मैं भाई भी हूँ, उसके लिए मेंटोर हूँ। नहीं तो आज के समय किसको फुर्सत है कि किसी को फ़ोन मिलाए, और पर्व के त्यौहार के दिन तो बिल्कुल भी ना करें, और रिजल्ट आने के आधे घंटे पर हम वीडियोस कॉल पे बात कर रहे हैं। पहले तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, रैंक 2 का वीडियो कॉल आया, मैंने बात की, फिर 3 का आया, बात की, फिर अगले दिन 1 का आया। तो क्या हुआ, सबसे पहले वीडियोस हमारी गई। अब हमारी गई तो जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा देखेंगे, तो उनमें बाकी लोगों को लगता है कि हम लेफ्ट आउट हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा विषय अलग है, आपका विषय अलग है, मैं अपने विषय पर काम कर रहा हूँ, आप अपने विषय पर काम करिए। तो इसमें कोई ऐसा ठीक नहीं है, कोई किसी की क्रेडिट लेके जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मतलब आपकी जो बॉन्डिंग है वो भाई टाइप है आपके स्टूडेंट्स के साथ। तो आपके भाई लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछा है और मेरा ये हक है कि मैं उन सवालों को आप तक पहुंचाऊं और आपको उनका जवाब देना है, क्योंकि आपके भाई लोग हैं तो आपको जवाब स्किप नहीं करना है, डन सबका जवाब देना है। ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, गगन सर आपका नाम सुनते ही हंसने क्यों लगे थे? इंटरव्यू में मैंने आपके नाम का जिक्र किया था और पूछा था कि आदित्य रंजन सर की एक क्वालिटी बताइए। गगन सर हंसने लगे थे और उसके बाद उन्होंने थोड़ा पॉज लिया था और सोचा था कि आखिर क्वालिटी क्या है। अच्छा मैम, मुस्कुराते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि कोई खुद से मुस्कुरा रहा है और उसको मुस्कुराना नहीं पड़ रहा है, पढ़ना नहीं पड़ रहा है, वही वाली बात है। क्या पता कोई मेरी क्लास की कोई बात उनको याद आ गई हो जहाँ पर जिसको लेकर के वो मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है, आपस में हंसते रहना चाहिए, अच्छा होता है। ठीक है, गगन सर कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया है, ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। आप एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव चाहते हैं? अगर आप स्टेट स्पेसिफिक जाओगे, एग्जाम स्पेसिफिक जाओगे तो उसके लिए काफ़ी बदलाव है। जैसे अगर आप बिहार एसएससी की बात करोगे तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जो ये इन्होंने पंचवर्षीयों से भी ज़्यादा की योजना चला रखी है, ठीक है, उसको उनको सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि एक आयोग होता है जिसको लेकर के लोगों के मन में बड़ा विश्वास होता है
कि ये एक आयोग है जो सिर्फ हमारे नौकरियों को भर्ती के लिए बनाया गया और हमारी कहीं ना कहीं भर्तियों को पूरा करने के लिए वो बना हुआ है। तो हमें बहुत विश्वास है, तो इसको पेपर सही तरीके से कराना है। तो वो क्या करते हैं, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल तक वो फॉर्म भरवाएंगे, उनको सुधारने की ज़रूरत है, परीक्षा के प्रणाली को सही करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन लाने की ज़रूरत है, सेंटर्स सही चूज़ करे उसकी ज़रूरत है, पेपर लीक को वहाँ पर रोक पाएँ वो उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार एसएससी में मुझे लगता है कि जब बच्चे को दिख रहा है तो आयोग के चेयरमैन को क्यों नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा है तो उसके ऊपर मैं काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और काम नहीं करेंगे तो एट द एंड में नुकसान हमारे सिस्टम का होगा। जब अच्छे लोग चुन करके नहीं जाएंगे तो अच्छी व्यवस्था काम नहीं करेगी, और काम नहीं करेगी तो पीड़ित सारे के सारे होंगे। ठीक है, एक और सवाल है, चुनाव कब लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे? फिलहाल मेरा चुनाव चिन्ह कलम है और मेरा चुनाव क्षेत्र मेरी क्लासरूम है, और मैं अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, और मैं क्षेत्र में सुबह से लेकर के रात तक मैं बहुत योगदान दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने एंड से कोई कमी कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में बाकायदा लोगों को दे करके उनको उस मुकाम तक पहुँचा रहा हूँ जहाँ वो जाना चाहते हैं। अगला जो सवाल है वो बिहारी बच्चों के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही सवाल आए थे कि बिहार के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, प्लान क्या है? बिहार के लिए मेरा एक बड़ा सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का, क्योंकि आज के समय हम देखते हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, और इनफैक्ट जब हम टेस्ट की भी बात करते हैं तो मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन बच्चे को देना है, पढ़ाई भी करनी है तो ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि अच्छे शिक्षक आपके डिस्ट्रिक्ट में होना या अच्छा कंटेंट आपके डिस्ट्रिक्ट में होना आज के समय उतना अवेलेबल नहीं है। आज के समय ऑनलाइन का इतना बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने शहर में बैठे बैठे भारत के सभी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें फ्री में टेलीग्राम के पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मजदूर का बेटा जो मुश्किल से 1000-2000 की मोबाइल ही अफोर्ड कर सकता है, रिचार्ज भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उससे वंचित रह जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक है अभी आने वाले टाइम को लेकर के विजन कि सरकार की नीतियों के साथ और अपनी कुछ नीतियों के साथ में मिल करके हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में अलग अलग जगह पर लाइब्रेरी खोला जाए, और डिजिटल जिसके अंदर हाई स्पीड इंटरनेट हो और मुफ्त हो सभी बच्चों के लिए, एक भी रुपये ना लगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, बिहार सीजीएल की क्लास स्टार्ट कर दीजिए यूट्यूब पर। हाँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी। मेरा मेंस का भी बैच चल रहा है, इसके अलावा मेरा यहाँ पर यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है, कांस्टेबल भी चल रहा है, उसके लिए यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो जैसे हमारी सीरीज़ थोड़ी सी कंप्लीशन के मोड पर आ जाती है तो हम बिहार स्पेशल चलाएंगे, फ्री चलाएंगे और यूट्यूब पर ही चलाएंगे। चलिए, डन। नेक्स्ट, बीएसएससी सीजीएल में स्पेशल बैच कब ला रहे हैं? मैंने इसी कहा से तो कि रिलेटेड है? हाँ, यूट्यूब पर ही आएगा और फ्री आएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इंग्लिश इतनी अच्छी कैसी हो गई आपकी? ये मेरी मम्मी की देन है, लोगों को पता नहीं है मेरे और भी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। मैं हालांकि बताने में थोड़ा सा झिझकता हूँ कि क्यों बताना, वो ब्रैग वाली बात हो जाती है कि आप जा करके ब्रैग कर रहे हो, फेंक रहे हो। तो मुझे लगता है सही वक्त आएगा तो सही जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। बट ये मम्मी का देन है कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे नाना जी बैंक के मैनेजर थे, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि बेटा 2 रोटी कम खइया लेकिन लड़का के पढ़िया। मतलब यहाँ पर चाहे भूखे पेट रह जाओ, खाली पेट रह जाओ, आधे पेट रह जाओ, लेकिन इसकी पढ़ाई में कोई कसर मत करना, आने वाले समय में तुम्हारा यही हीरा होगा। तो मेरी जो एजुकेशन उन्होंने पढ़ाई लिखाई कराई है वो इंग्लिश मीडियम से कराई, और होम ट्यूशन मेरी एक शैली मैम थी, शेलिंग मैम, वो आती थी और वो आ करके गोदी में बिठा करके, जब मैं बच्चा था नर्सरी में, तो मेरा हाथ पकड़ के लिखवाती थी, तो उससे मेरी राइटिंग अच्छी हुई, बोलना सिखाती थी वहाँ पे। और मेरी मम्मी ऐसी थी कि अगर कोई चीज़ उसको नहीं समझ में आएगा ना, पढ़ते के वक्त में किताब में इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, तो वो सीखती थी पहले और फिर उसके बाद में मुझे सिखाती थी। तो बचपन की जो अपब्रिंगिंग होती है, परवरिश होती है, वो बहुत मायने रखता है बड़े होने के बाद में, तो वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, आदित्य रंजन सर ने एसएससी की तैयारी कहाँ से की थी? मल्टीपल सोर्सेज थे। एंड में मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है और मॉक टेस्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हमारा थे राम सर थे, नीरज कुकरेजा सर थे, ये दोनों टीचर आते थे, मैथ्स बहुत खतरनाक पढ़ाते थे ये। ठीक है, इसके अलावा वोकैबलरी तो मैंने खुद ही से याद की थी, जीके जीएस भी लगभग आप बुक से ही जो है मैंने लूसेंट वूसेंट सारी चीज़ें बताई थी। आप इनको बढ़िया से पढ़ो और पिंक बॉक्सेस थे उनके, काफ़ी अच्छे से फॉलो अप करो। ठीक है, मॉक टेस्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दो। अमीरी की परिभाषा क्या है? जब एक पंचर बनाने वाले का बेटा इंस्पेक्टर बन करके आए और मिठाई लेकर के अपने माँ बाप के साथ में लेकर के, और यकीन मानो कि जब आप उसके सिलेक्शन की खुशी आप इनके आंखों में देखते हो ना, तो आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हूँ, और वो मैं हूँ। बाकी तो नंबर तो अकाउंट की अलग अलग चीज़ें हैं, वो अमीरी को परिभाषित नहीं करती हैं। ठीक है, आपके वीओडी यानी कि वीडियो ऑन डिमांड से तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? वीओडी बैच मुझे लगता है कि एक ऐसा बैच है जहाँ पर बहुत कम समय के अंदर में बच्चे को पूरा मौका मिलता है कि अपनी पूरी तैयारी कर पाए।
उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया और आने के बाद में महज 3 से 4 महीने मिले हैं, और ऐसे में किसी बच्चे का कोई टॉपिक कमज़ोर है, किसी बच्चे का कोई टॉपिक कमज़ोर है, या किसी को सारा पढ़ना है, अपने पेस पर पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने वीओडी बैच बना रखी है कि जब आज के समय यही हो रहा है, नोटिफिकेशन एग्जाम में कम गैप रह रहा है। अब ऐसे में लाइव बैच वो ज्वाइन करके 8-9 महीने में ख़त्म करेगा, होगा नहीं। तुम आराम से वीओडी बैच में जाओ, जा करके एक एक सिलसिले तरीके से सारी की सारी क्लासेस दी गई है, नोट्स दिए गए हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आदित्य रंजन शादी कब कर रहे हैं? मेरा सवाल नहीं है, बच्चों का सवाल। होगा, इस साल हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, और भी कई सारे सवाल है लेकिन हमारे पास समय कम है, तो आगे बढ़ते हुए बिहार में कुछ टीचर्स पे आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी राय जानना चाहूँगी। पहला खान सर। बढ़िया शिक्षक है, हमेशा कहता हूँ वहाँ पे, और पहले तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे थे, अब समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, और बहुत प्रेरणादायक है इसे देख करके, और हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि यार हम भी कुछ करेंगे बहुत बड़ा आगे बन करके, तो मैं मोटिवेशन के तौर पे और बड़े भाई के तौर पे ज़रूर मानता हूँ। ठीक है, विपिन सर। वो भी बढ़िया शिक्षक है, अभी चुनाव लड़े भी, बदकिस्मती रही कि उनकी हार हुई, लेकिन इससे उनका कद छोटा नहीं हुआ। शिक्षक बेहतर थे, बेहतर हैं, बेहतर रहेंगे। रोशन आनंद। बहुत शानदार, दरोगा फैक्ट्री। ठीक है, एक दरोगाओं के लिए जो मेहनत है उनकी वो अलग ही है, और मेरी तरह वो भी हैं कि अभी शादी उन्होंने भी नहीं की है, और मुझे लगता था पहले उनकी शादी हो गई है, बट अभी मैंने पता चला कि नहीं नहीं, शादी हुई नहीं है। और आप सोचो, वो 31 दिसंबर को भी, 1 जनवरी को भी वो क्लासेस ले रहे थे, कॉन्स्टेंटली वहाँ ले रहे थे, और 5-5 6-6 घंटे की क्लासेस भी उन्होंने पढ़ाई। तो अच्छे शिक्षक हैं वो भी। तो अब आप ये तो नहीं कहोगे कि उनकी शादी के बाद आप करोगे? ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद।